देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम कंस्टेंट सब हाउस में हो गया होगा। असाइनमेंट एससी वर्मा के होमवर्क सब हाउस में डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट 1 डिस्कस कर चुके हैं। सब में 2 किसी में शायद नहीं भी किया होगा, हो सकता है। तो ब्लू हाउस में 2 नहीं दिया था। 2 हो गया था ब्लू हाउस में? हाँ, नहीं दिया था। नहीं दिया था। यस सर। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बताओ सर जिस फ्रेम के रेफरेंस में हम ऑब्जर्वर देख रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? सर जिस फ्रेम या पॉइंट के रेफरेंस में हम मोशन को लेते हैं कि एक्सीलरेटेड है, मोशन पे रेस्ट में। हाँ, तो वही मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछा आपसे, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डेफिनेशन में फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोल रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? Sir, something that is used to determine or position or something of a object in that frame. सब लोग समझते हो, मुझे मालूम है, बोल नहीं पाते हो इसीलिए, क्योंकि ये सब इतना टेक्निकल डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है सीधा साधा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है? ठीक है ऐसा? Yes, हाँ sir. सर। तो काइनेमेटिक कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वर, सिंपल भाषा में। बाकी वो सब बुक में बिना समझे हुए लिखने की कहानी अलग है। काइनेमेटिक कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखो एक बात, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन मान लो इधर है, तो इसको एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम AF कह देते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कहीं इधर है, इसको हम एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह देते हैं। सपोज, ध्यान से समझना सब लोग। सो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना? F मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने लिखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर। दोनों में ओ लिखते तो नहीं होता। इसके लिए आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। यस सर। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई अगर इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से देखेगा तब तो उसको इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन AO वेक्टर दिखाई देगा, लेकिन इस वाले ऑब्जर्वर को ये एक्सीलरेशन वेक्टर दिखाई देगा, है या ना? बोलो। हाँ सर। So force acting on an object
as seen by observer. तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. So mass multiplied with acceleration of object with respect to frame of reference. यही होगा. That is mass into acceleration of object minus acceleration of frame of reference. यही net force होगा. होगा ऐसा? बोलिए. Yes, sir. हाँ सर. तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जबकि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? यस सर. तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो एडिशनल एक कंपोनेंट आ गया, इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स मतलब हम लोग देखे थे फोर्स दो टाइप के होते थे, या तो कांटेक्ट फोर्स होगा या फील्ड फोर्स होगा. ये एक एडिशनल फोर्स कहाँ से आ गया? ये ना तो कांटेक्ट फोर्स है ना फील्ड फोर्स है, तो इसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं. यही अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं नेट फोर्स, ये नेट फोर्स मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखा? जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में लिखा ना. बोलो. Yes, sir. तो ये हमारा है नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ये जो m इंटू ए नॉट है, ये क्या होगा? नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये हो जाएगा नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऐसा हो जाएगा, या ऐसे बोल दो इसको, नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा बोल दो. तो देखो, ये जो इसका मतलब ये हुआ, जब कोई ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर के बाद खुद के पास खुद एक्सीलरेशन है, वो किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा और लॉज ऑफ मोशन लगाएगा, तो वो गलत हो जाएगा अगर वो स्यूडो फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा है. ठीक है, यही मतलब हुआ ना. यस सर. मोरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान से देखो. फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस associated with an accelerated observer is called non-inertial frame of reference. ये बात समझ आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसको है? बोलो. सेकेंड पॉइंट, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है?
second point. Newton's laws of motion is not valid for non-inertial frame of reference. आया समझ में? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन अगर वैलिड नहीं है तो क्या करेंगे? तो लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक स्यूडो फोर्स की जरूरत होती है. सो इन ऑर्डर टू अप्लाई Newton's laws of motion in a non-inertial frame of reference, an additional force in the direction opposite to acceleration of frame of reference must be taken known as pseudo force. समझ आया कुछ? समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. known as pseudo force. pseudo force का नाम सुना है? हाँ सर. क्या मतलब होता है? सर मतलब एक्चुअल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होता बॉडी पर, बट उसको फोर्स अज्यूम करता है. Given by pseudo force is equal to minus of mass of object into acceleration of frame of reference. यही हुआ है ना? ये है pseudo force. जैसे देखो, अब मैं सिंपल कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सिखाने की कोशिश करता हूँ. पहले ये थ्योरी कॉपी कर लो. स्यूडो मतलब झूठा, जो मुझे फील होता है बट है नहीं. यही कहानी होती है ना, भूत के जैसा. जैसे स्कूल में बचपन में पढ़ते होगे कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वेटलेसनेस फील होता है. बोलो. हाँ सर. यस सर. तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे होता है तो आपको एक फील होता है कि आपके ऊपर एक एडिशनल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है
mg के अपोजिट डायरेक्शन में वो स्यूडो फोर्स है। एक्चुअल में तो वेटलेसनेस होता नहीं है। क्लियर है? अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। रेड हाउस या किसी में करा चुका हूं शायद इसको। नहीं। नहीं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
यहां तक लिख लिए, आगे स्क्रॉल करूं? Yes, sir. बोलोगे कुछ तो बोलते तुम, मैं ही पूछता हूँ तो बोलते हो बट कहाँ से करूं बताओ? सर नोट्स लिखने दो। नोट 1 से? उससे ऊपर का हो गया है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, तो यहाँ से लिखिए। सर हमारे यहाँ से पहले एचसी वर्मा डिस्कस नहीं हुआ था इसके पहले, तो आप करने वाले हो क्या वापस डिस्कस? किस हाउस में? सर ब्लू हाउस, मतलब रीशफलिंग के पहले ब्लू हाउस में था। उसमें लास्ट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज ही किया था। असाइनमेंट कुछ डिस्कस किया था? हाँ सर, हाँ असाइनमेंट 1 सर। किया था ना? हाँ सर। एसवी वर्मा का डिस्कशन नहीं किया था? हाँ सर, नहीं किया। कल किया है शायद ब्लू हाउस में, कल एसवी वर्मा का डिस्कशन किया है मैंने शायद। एक बार एक काम करना, कल का वीडियो देख लो जरा सा, जो भी क्वेश्चन पूछे थे 1 to 12 और 22 to 32, यही होमवर्क दिया था शायद। सर मेरे से जितने हुआ मैंने करने के ट्राई किए थे एक्चुअली। हाँ, यही होमवर्क दिया था ना? हाँ सर। Yes, sir. इसका डिस्कशन ब्लू हाउस में मैंने कल किया है। एक बार प्लीज वीडियो देख लो ना ब्लू हाउस वाला कल का। कोई तो फ्रेंड होगा, किसी से मंगवा लो। हाँ सर। ठीक है? ठीक है सर। आगे बढ़े? सर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? लिख चुके हैं या नहीं? Sir, 2 minutes. हो गया? Yes. आगे बढ़े? सर थर्ड पॉइंट लिख रहे हो। आगे, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखो।
सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है लिफ्ट वाला, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। Object inside lift. सब लोग ध्यान से देखो, एक बार देख लोगे समझ लोगे तो ये हमेशा के लिए काम खत्म। जैसे फर्स्ट केस, दोनों साइड बाय साइड लिखता हूं तो आपको पता चलेगा। सपोज ये एक लिफ्ट है, ठीक है, दिख रहा है सबको ना? यस सर। ये इस लिफ्ट में कोई वेइंग स्केल रखा हुआ है और इस वेइंग स्केल के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से मान लो नीचे जा रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सपोज यही ऑब्जेक्ट, यही आदमी, यही लिफ्ट, सब कुछ यही। दूसरे केस में मान लो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसमें मान लो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि इसके मोशन को कौन देख रहा है, अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग लिखेगा। जैसे सपोज कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ध्यान से देखो, तो सपोज ऐसा समझो कि कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो ऑब्जर्वर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएगा, इसका मतलब इस आदमी का। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो कुछ ऐसा बनाएगा। इसका खुद का वेट mg नीचे है ना, वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, और ये आदमी उसको a एक्सीलरेशन से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। होगा ऐसा? यस सर। यही आदमी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेकेंड केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो ऐसे करेगा। सिर्फ इसमें ये आदमी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। होगा ऐसा? यस सर। यस सर। तो ये अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा तो क्या लिखेगा, mg माइनस n is ma, so n is equal to mg माइनस ma। ये जो n होगा ये वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, होगी? यस सर। इस केस में अगर लिखूंगा तो n माइनस mg इज ma,
तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma, ये वेइंग मशीन की रीडिंग होगी अभी तक मैंने कोई स्यूडो फोर्स या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम किससे देख रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना ऐसा। अब सोचो इसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हम मतलब कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और देख रहा है, उसको दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम में नजर आएगा। Yes, sir. So next is with respect to lift या with respect to observer inside lift, ऐसा समझो, लिखने में आसानी होगी आपको। With respect to observer inside lift, तो जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है, अच्छा ऐसा तो होगा नहीं कि वेइंग मशीन की रीडिंग लिफ्ट के अंदर देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, बाहर देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं। Yes, sir. वेइंग मशीन की रीडिंग तो वही रहेगी। तो ये अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो उसको देखो क्या दिखाई देगा, उसको एक तो mg नीचे दिखाई देगा और n ऊपर, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन अगर वो n की वैल्यू और mg की वैल्यू उसको पता है मान लो, और उसको ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा है, तो ये लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से तो गलत दिखेगा, वो तो कहेगा लॉज ऑफ मोशन गलत है ना, क्योंकि n का वैल्यू एक्चुअल mg के वैल्यू से कम है और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, वो तो ऐसा ही बोलेगा ना, बोलो। Yes, हाँ sir. सर। वो तो ऐसा ही बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो हम मतलब पहली बात तो ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर के पास खुद एक्सेलरेशन है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, यही मीनिंग हुआ ना। Yes, sir. और अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर एक एडिशनल फोर्स ऊपर की ओर m इंटू ए कंसीडर कर लेंगे। अब मेरे इस इक्वेशन को मैच करेगा, अब तो इस n की वैल्यू को मैच करेगा ना। Yes, sir. यस सर। सो इसको ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो अब लिफ्ट किधर जा रहा था, इस केस में लिफ्ट किधर जा रहा था, नीचे जा रहा था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिफ्ट नीचे जा रहा था तो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे है, तो ये जो एडिशनल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका स्यूडो फोर्स। तो दिखा आपको। रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे इस केस में देखो, इस केस में ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था, ऊपर।
लिफ्ट ऊपर जा रहा था, Yes, sir. Yes, sir. mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब इसमें भी देखिएगा तो n का वैल्यू और mg के वैल्यू में डिस्पैरिटी है, तो इसको ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा, और n का वैल्यू मैच करने के लिए मुझे ma इधर लेना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. देखो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है और इस ऑब्जेक्ट पर एक एडिशनल फोर्स नीचे की ओर लगता हुआ दिख रहा है, तो यही स्यूडो फोर्स है। और जब ये स्यूडो फोर्स हमने फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर कर लिया, अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर लगाऊंगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा, है ना। जो लिफ्ट के अंदर उसके साथ बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ, उसको ये इक्विलिब्रियम में ही दिखेगा ना। समझा कुछ? इसको कॉपी कर लो। तो ये जो स्यूडो फोर्स फील होता है, उसी की वजह से वो वेटलेसनेस आता है। तो ये तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन को। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विदाउट स्यूडो फोर्स मेथड से भी सॉल्व होंगे, विथ स्यूडो फोर्स मेथड से भी सॉल्व होंगे। तो शुरू में आपको हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, ताकि क्वेश्चन देख के आप जज कर पाओ जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से, कि हम इसको कैसे अप्रोच करें तो ज्यादा आसान होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो कुछ नाम दे देता, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देता, आदमी का मास दे देता, वेइंग मशीन की रीडिंग पूछता, तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेकर सॉल्व करूं या विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट लेके सॉल्व करूं, दोनों से कर सकते हैं, है ना। चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी।
हो गया? हो गया, बोलिए, आगे बढ़ूं? यस सर। हो जाए तो बोला करो, मैं वेट करता रहता हूँ। तुम लोग नहीं बोलते हो तो अंदाजे से सोचता हूँ, लगता है हो गया होगा। आगे बढ़े? Yes, sir. Sir. तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सारे क्वेश्चन को इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में जब हम सीखेंगे तो हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इस टाइप का, ये देखो। तो अभी शुरू में लेक्चर में आज हर क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. कोशिश कीजिए एक बार, दोनों मेथड से कोशिश कीजिए। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 8:45 हो रहा है, 8:50 में मैं पूछता हूँ।
हुआ कुछ? बोलो। ट्राई करो। इतना टाइम। मेथड 1, पहले तो नॉर्मल मेथड से। मान लो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, नॉर्मल मेथड से देखो। अगर कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? कौन ड्रॉ कर रहा है? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है। यस। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो वेट mg नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर, और ये एंगल थीटा। हो गया ऐसा? Yes, sir. T का ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा ऊपर, और T का ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा इधर। ऐसा हो जाएगा? Yes, sir. T का कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया तो इसकी जरूरत अब नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से है उसको क्या दिखेगा? उसको ये a एक्सीलरेशन से राइट वर्ड जाता हुआ दिखेगा। बोलो। बोल तो सही। हाँ सर। जो ग्राउंड से देखेगा उसको कार का एक्सीलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो वो बोलेगा कि ये राइट जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, Yes, sir. और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन हो गया T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हो गया T sin थीटा इज इक्वल टू ma। हो गया ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू a/g हो गई। सो थीटा इज tan इनवर्स a/g। आया समझ में? यस। अब इसी को देखो कि जो ऑब्जर्वर इस कार के अंदर बैठा हुआ है, तो विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब जो ऑब्जर्वर इस कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो कैसा ड्रॉ करेगा? तो वो ऐसा ड्रॉ करेगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है ऐसा। यस सर। और ऑब्जर्वर खुद किधर जा रहा है? Right. राइट जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो इस पर स्यूडो फोर्स लेफ्ट लगेगा ma लगेगा। Yes. और उसके लिए ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, जो कार के अंदर है उसको ये रेस्ट में दिखेगा। यस सर। तो ये एंगल थीटा, यही थीटा मुझे ढूंढना है। ये हो गया T cos थीटा, ये हो गया T sin थीटा। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखोगे तो यही आएगा, T cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और T sin थीटा ma को बैलेंस कर रहा है, स्यूडो फोर्स को, है ना?
तो इससे भी यही आंसर आया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ आया कुछ? जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, तब तक मैं पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी करते रहो। क्लियर सबने? सर कर रहे हैं। Done, sir. हो गया सबका? नहीं सर। Yes, sir. ओके। दिख रहा है ये क्वेश्चन? दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश कीजिए। ये सबका सॉल्व होना चाहिए। सर आप अगर क्वेश्चन फर्स्ट का मेथड 2 दिखा सकते हो। नहीं कॉपी किया अभी तक? सर एक मिनट, एक चीज चेक करनी है कि क्वेश्चन मेरी रॉन्ग है। दिख रहा है? हाँ सर। चलिए ये वाला कोशिश कीजिए। Sir, done.
क्या आंसर आया? 9.8. बट कुछ भी, मतलब ऐसा करो, दोनों के मास की जरूरत होगी आपको, तो आप नॉर्मल इसमें कर लो, ऐसा कुछ नाम दे दो इसका, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, कुछ ऐसा। इसको मास ऑफ बी कह दो, इसको मास ऑफ ए कह दो। Okay, sir. Sir, बोलिए, sir, बताओ क्या? बताइए बताइए। Sir, mb/g upon a, mass of a, mass of b into g upon mass of a. देख लेते हैं, हो सकता है सही हो, मैं तो यूं ही क्वेश्चन दिया। सर मुझे एम बी जी अपॉन एम ए प्लस एम बी।
मैं लगाया और किसी को? तो चलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखेंगे हम, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? ए पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, लगेगा। ए का खुद का वेट मास ऑफ ए इंटू जी नीचे होगा, और ए पर नॉर्मल रिएक्शन एन ए इधर होगा। ये होगा ए का फ्री बॉडी डायग्राम। बी का फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन इन द स्ट्रिंग टी ऊपर होगा, मास ऑफ बी इंटू जी इधर होगा, और बी जो कार से टच है इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन बी। ऐसा होगा। यस सर। अब अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए एक्सीलरेशन से राइटवर्ड जा रहा है, यही बोलूंगा ना। और इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0 है, ऐसा बोलूंगा। बोलू हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा T इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू जी, और इसका इक्वेशन होगा मास ऑफ ए इंटू ए। ऐसा होगा। और इसका होगा T इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू जी, होगा। सर ये हम वो किस पे बना रहे हैं जब वो रेस्ट पे है ना, मास? अरे मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देखेगा तो ब्लॉक ए रेस्ट पर दिखेगा तुम्हें। हाँ सॉरी सर, एक्सीलरेशन। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू जी। तो ए की वैल्यू क्या Yes, sir. मिलेगी? मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू जी, ये आंसर होगा। यस सर। क्लियर है? इसी को अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू कार बनाए, तो इसी को अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू कार देखेंगे तो क्या होगा? तो अब विथ रेस्पेक्ट टू कार देखेंगे, तो कार से अगर देखेंगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स एम ए इधर लगेगा, लगेगा। मास ऑफ ए इंटू ए, और इस पर एक स्यूडो फोर्स मास ऑफ बी इंटू ए इधर लगेगा, आया ना? बोलो। यस सर। और दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो T इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू ए, और इसको देखो तो T इज इक्वल टू मास ऑफ B इंटू जी। सेम रिलेशन आया। बोलिए। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े।
हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो। नंबर 3 किसी को कॉपी करना है? एक ये क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, गलत होने के चांसेस हैं।
सर बोलो। सर ये सब एक्चुअली मैं कल ट्राई कर रहा था पर मेरे से हो नहीं रहा था, तो लाइक स्टार्टिंग में वेज कंस्ट्रेंट से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं क्या? बिकॉज मैंने वो ट्राई किया था एक्सीलरेशन ऑफ वेज और एक्सीलरेशन ऑफ मास एम परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इक्वेट करके। हो ही नहीं रहा है एक्सेलरेशन, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। सर बट दोनों कांटेक्ट में रहे, बिकॉज एम प्राइम तो पुल हो रहा है और इसका ग्रेविटेशन वो ग्रेविटी से नीचे पुल हो रहा है, तो स्मॉल एम। दोनों स्मॉल एम और एम डैश, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। एम इज नॉट स्लाइडिंग ओवर एम डैश, मतलब दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सेम एक्सेलरेशन है। हाँ सर। तो वेज कंस्टेंट कहाँ लगाओगे? सर मैंने कल ट्राई किया था तब नीचे जी आ रहा था तो उसका। कल की कहानी कल पे छोड़ो, आज सिखाया ना मैंने। हाँ सर। तो वेज कंस्टेंट कब लगाते हैं? जब दो मूविंग ब्लॉक के बीच एक्सेलरेशन में रिलेशन पता करना होता है, तभी लगाते हैं। हाँ सर। यहाँ दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन हमें पता है। क्या रिलेशन है? कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो हाँ वेट कांस्टेंट लगा के क्या मिलेगा? ठीक है सर, समझा। सर बोलूं क्या? बोलो। सर फोर्स ऑन वेज माइनस फोर्स ऑन ब्लॉक एम डिवाइड बाय जी। तो क्या आंसर आएगा? कहाँ ये फोर्स ऑन वेज फोर्स ऑन एम क्या है? ये क्वेश्चन है, ये बेसिक चीज तुम्हें नहीं समझ आती है। स्मॉल एम, कैपिटल एम, थीटा, जी, इस सब के टर्म में आंसर आएगा ना। क्वेश्चन में जो m dash पैरामीटर plus दिया m tan theta upon जो पैरामीटर दिया ही नहीं है उसके टर्म में कैसे आंसर ला रहे हो? सर बोलो बोलो बोलो। m dash plus m tan theta upon cot theta minus 1। हो सकता है सही होगा, मुझे आज मैं सॉल्व करूंगा देखूंगा, बट लग रहा है ऐसा कुछ tan cot m m डैश का कुछ होगा। सर बोलो।
m dash plus m upon cot theta minus 1. चलो देख लेते हैं अब। सब लोग देखिए, सब लोग ने अटेम्प्ट कर लिया। Yes, sir. आंसर आया नहीं आया वो बात का है, अटेम्प्ट कर लिया कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका मास कैपिटल mg नीचे, यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर, ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये सिस्टम भी a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। यही कहानी होगी। Yes, sir. और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब m डैश प्लस m ये टोटल मास हो गया। जरा ध्यान से देखना, क्या मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं? अच्छा, कैपिटल mg माइनस t इज कैपिटल ma, ये इसका इक्वेशन। इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, लगेगा, बोलो। Yes, sir. तो T इज m डैश प्लस m इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल mg इज इक्वल टू a कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, ऐसा होगा, होगा। Yes, sir. So acceleration A is capital mg upon capital M plus small m plus m dash, ये एक्सीलरेशन इस सिस्टम का होगा। अब बात आती है कि स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लाइड नहीं करे, ठीक है, ध्यान से सुनो सब। तो अब अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, हम स्मॉल m के मोशन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, या ऑप्शन 2, हम स्मॉल m के मोशन को m डैश के रेस्पेक्ट में देखें। अगर हम स्मॉल m के मोशन को m डैश के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो a एक्सीलरेशन राइटवर्ड होगा। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. अब बताओ किस मेथड से करें? दोनों से कर देता हूं। पहले तो मुझे स्यूडो फोर्स सिखाना है तो स्यूडो फोर्स मेथड से, फिर ग्राउंड के मेथड से भी कर देता हूं। यहां तक तो कॉमन है, ये तो कुछ नहीं। अब मोशन ऑफ स्मॉल m हम लोग मान लो विथ रेस्पेक्ट टू m डैश देखते हैं, ठीक है। समझ आया क्या देखते हैं? Yes, sir. तो ये स्मॉल m है, स्मॉल m पर इसका खुद का वेट नीचे, ये स्मॉल mg होगा, है ना। एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइंड प्लेन लगाएगा, ये n इधर आया ना, बोलो। Yes, sir. और विथ रिस्पेक्ट टू m डैश देख रहे हैं तो m डैश का एक्सीलरेशन a राइटवर्ड है, मतलब इस पर एक स्यूडो फोर्स a इधर लगेगा, ma, लगेगा।
बोल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये इक्विलिब्रियम में है ना? Yes, sir. तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो जैसे मन वैसे कर दो। ये एंगल थीटा होगा, हाँ सर। Yes, sir. तो ये n cos थीटा होगा, हाँ सर। और ये n sin थीटा होगा। तो हम हम्म। लिखेंगे n cos थीटा इज mg and n sin थीटा इज ma। MA। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज a बाई जी, मतलब a की वैल्यू g tan थीटा के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. सोच के बताओ। हो गया ऐसा? Yes, sir. तो a का वैल्यू g tan थीटा के बराबर होना चाहिए, और a मुझे क्या मिला है, इतना बड़ा कुछ। हाँ सर। यहाँ पर a पुट कर देंगे तो मुझे क्या ढूंढना था, m ढूंढना था ना शायद, तो m मिल जाएगा। कैपिटल M ढूंढना था सर। कैपिटल m ढूंढना था, तो इन दोनों से क्या कर दीजिए, क्या था, कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, ऐसा था। Yes, sir. This is equal to g tan theta. So capital MG is equal to capital MG tan theta plus small mg tan theta plus m dash g tan theta। इसको इधर ले आइए, कैपिटल mg कॉमन, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m डैश इंटू g tan थीटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से g कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M इज स्मॉल m प्लस m डैश इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ऐसा कुछ आंसर आया था किसी को? हाँ सर। वेरी सो गुड। tan थीटा को cot थीटा के टर्म्स में लिख देंगे तो और सिंपल हो जाएगा आंसर। कैसे सिंपल हो जाएगा? तो tan ऊपर थीटा वाला से tan थीटा चला। हाँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में tan थीटा का टर्म नहीं रहेगा और नीचे cot थीटा -1 बचेगा। हाँ सर, हाँ वही सर। टेंशन आया था। सबको समझ आया? Yes, sir. कॉपी कर लो। इसी को अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करते, ठीक है, तो वो जो स्मॉल m के फ्री बॉडी डायग्राम में लेफ्ट साइड में ma दिख रहा है वो नहीं होता। बोलो। हाँ सर, नहीं होता। नहीं होता, और फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। हम कहते a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो क्या लिखते, n sin थीटा इज इक्वल टू ma, वही इक्वेशन लिखते। यस सर। है समझ में? कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर तो कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो। होमवर्क मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। एससी वर्मा में वैसे 32 तक बोला था पहले ना? Yes. हाँ और सर, बीच में 14 से लेकर 21 तक छूटा हुआ था। अब आप एससी वर्मा बुक में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले 14 to 22 कीजिए, उसके बाद 33 ऑनवर्ड्स पूरा कर लीजिए। तो थोड़े बहुत स्प्रिंग वाले भी है, तो वो कैसे? पूरे नहीं, एक ही स्प्रिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, या एक आध को कहीं बीच में मिलेगा स्प्रिंग वाला, तो वो छोड़ दो। स्प्रिंग जहां मिलेगा छोड़ देना, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय।